नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम रक्षक में आप सबका स्वागत है। एग्ज़ाम रक्षक प्लेटफॉर्म पर हम इंडियन पॉलिटी की सीरीज चालू करने जा रहे हैं। इंडियन पॉलिटी की सीरीज जो है पीसीएस, आईएएस और एसएससी रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं इंडियन पॉलिटी। पहला चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम देखेंगे कि जो ब्रिटिश हैं केम टू इंडिया इन 1600 एज ट्रेडर्स के रूप में 1600 में इंडिया में ब्रिटिश आते हैं। ठीक है, कैसे आते हैं? क्वीन एलिजाबेथ प्रथम से राइट टू ट्रेड, एक एक्सक्लूसिव राइट टू ट्रेड इनको मिलता है। ठीक है, और ये जो है इंडिया में आते हैं। ठीक है, तो ये एक कंपनी आती है, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है एक्सक्लूसिव राइट मिलता है क्वीन एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा। 1765 में क्या होता है कि इनको दीवानी राइट्स मिल जाते हैं। दीवानी राइट्स क्या होते हैं? दीवानी राइट्स जो होते हैं वो सिविल और रिवेन्यू जस्टिस, यानी रिवेन्यू और सिविल जस्टिस के राइट मिल जाते हैं बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। ठीक है, अब ये लोग क्या है कि यहाँ से टेरिटोरियल पावर के रूप में एक कैरियर स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और 1757 में आप सब लोगों को पता होगा कि 1757 में सिपॉय म्यूटनी होती है। अब सिपॉय म्यूटनी का रिजल्ट ये होता है कि ब्रिटिश क्राउन जो है 1858 यानी कि 1858 में जो है इंडिया का जो गवर्नेंस है, ठीक है, उसकी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एज्यूम कर लेता है। ठीक है, और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये इंडिपेंडेंस तक बनी रहती है। इसके बाद में इंडिपेंडेंस जब हो जाता है, मतलब इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाता है, इंडिपेंडेंस, तो फिर क्या होता है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है, नीड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब ये जो नीड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है, इसको सजेस्ट किया गया था किसके द्वारा? एक एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय कौन थे? ये एक पायनियर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, ये थे। तो ये सजेस्ट करते हैं 1934 में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो 1946 में फॉर्म होती है, और इस तरह से जो है 26 जनवरी 1925 को कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अस्तित्व में आ जाता है। ठीक है, देखिए ये क्या था कि जब शुरुआत से लेकर जैसे इंडिया में आते हैं ये लोग ब्रिटिश लोग, उसके बाद में इंडिया में कैसे कैसे जो चेंजेज होते हैं, तो बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन बनते हैं। ठीक है, जिनके द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि उनका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर भी कई सारे जो रूल्स और रेगुलेशन थे, उनका कॉन्स्टिट्यूशन पर भी हमारे काफ़ी सारा प्रभाव पड़ा। तो अभी हम देखेंगे कि कौन से रूल थे और रेगुलेशन थे। तो देखिए अभी कुछ जो इम्पोर्टेंट कंपनी के रूल आते हैं, क्योंकि देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी को रेगुलेट करने के लिए या फिर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो है रूल्स बनाए थे। ठीक है, तो जो कंपनी रूल था वो कब से कब तक का है? वो 1773 से लेकर के 1858 तक। ठीक है, ये वाला आप देख सकते हैं 1773 से लेकर के 1858 तक का ये रूल है कंपनी का। अब ये जो इसको क्या बोला जाता है? पहला जो आया था वो 1773 में आया था, जिसको बोला जाता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ इंडिया, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब इसमें क्या क्या हुआ था? इसमें देखिए ये जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, ये ब्रिटिश सरकार यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा पहला स्टेप इस तरह का लिया गया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको कंट्रोल और रेगुलेट करे, उसके जो भी अफेयर्स हैं उसको कंट्रोल और रेगुलेट करे। ठीक है, और उसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल जो फंक्शन है, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस है कंपनी के, उनको रिकॉग्नाइज्ड करे, और एक प्रकार से फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया की नींव रखी गई थी। ठीक है, तो ये याद रखना। अब ये जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 है, इसके फीचर्स क्या हैं? ठीक, इसके फीचर्स क्या हैं? तो देखिए ये जो 1773 का जो एक्ट है, इसके फीचर्स ये हैं कि इसने जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। ठीक है, और अब ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, इसको इसकी सहायता के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दी गई। ठीक है, अब इस तरह का जो पहला गवर्नर जनरल था वो कौन था? वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे वो सब जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के सबॉर्डिनेट हो गए,
यानी उसके अधीन हो गए। और इसी एक्ट के द्वारा, जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773, इसी के द्वारा जो है एक कलकत्ता कोर्ट की स्थापना की गई 1774 में। और इसमें जो कलकत्ता कोर्ट था, ठीक है, ये जो कोर्ट था, ये इसमें एक चीफ जस्टिस और 3 जज होते थे, ठीक है, एक चीफ जस्टिस था, 3 जज थे, क्लियर। तो अब ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसने क्या किया, इसने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जो कंपनी के जो सर्वेंट्स थे कि वो किसी भी प्रकार का प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते हैं, वो ब्राइब्स नहीं ले सकते हैं। जो नेटिव्स थे, जो इंडियंस थे, नेटिव्स थे, उनसे कोई भी उपहार या ब्राइब्स या घूस वगैरह नहीं ले सकते हैं, ठीक है। और ये जो एक्ट था, ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का, इसने ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल जो है कंपनी पर बहुत ही तगड़ा कर दिया। यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल जो है कंपनी के ऊपर बहुत ही तगड़ा हो गया। अब इसमें क्या हो गया कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कौन थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था वो गवर्निंग बॉडी हुआ करती थी कंपनी की। अब इस जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, इसको रिपोर्ट करना होता था सिविल और मिलिट्री अफेयर्स को, ठीक है, रिपोर्ट करना पड़ता था। जो सिविल और मिलिट्री अफेयर जितना भी है, ये सब ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ता था, ठीक है, तो याद रखना। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि 1773 के क्या फीचर्स थे और 1773 एक्ट कैसा था, ठीक है। अब हम लोग एक नए एक्ट पर आते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट 1786, ठीक है। इससे पहले क्या था कि देखिए, जो 1773 का जो एक्ट बना था 1773 का, उसमें कई सारी खामियां थी। अब उन खामियों को दूर करने के लिए जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक अमेंडिंग एक्ट 1771 का जो है पास किया, जिसको हम लोग एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं। अब इस तरह से जो नया इंपॉर्टेंट एक्ट आता है, इन सब के बाद में भाई एक्ट ऑफ सेटलमेंट गवर्नमेंट ने पास कर दिया। फिर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट आता है वो आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। वहाँ पर शायद हमने 1786 लिख दिया है, ये गलत है, ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 होगा, उसको सही कर लेना। तो ये 1784 के जो पिट्स इंडिया एक्ट है, इसके क्या फ़ीचर्स हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसके फ़ीचर्स काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके जो फीचर्स थे, इसने डिस्टिंग्विश्ड कर दिया कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन। कंपनी के जो कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस थे उनको डिस्टिंग्विश्ड कर दिया, यानी कि उनको अलग अलग कर दिया, उनमें विभेद कर दिया। और दूसरा इसने जो काम किया था वो ये किया था कि इसने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई, यहाँ अफेयर लिखा है, इसको डायरेक्टर कर लीजिएगा। तो इसने अलाउ कर दिया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को टू मैनेज द कमर्शियल अफेयर। यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किसको मैनेज करेगा, कमर्शियल अफेयर को मैनेज करेगा। एंड बट इसने क्या किया, एक नई बॉडी क्रिएट की, उस बॉडी का नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्या नाम था उसका, बोर्ड ऑफ कंट्रोल उसका नाम था। अब ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेगी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल मैनेज करेगी पॉलिटिकल अफेयर को। कौन से अफेयर को, पॉलिटिकल अफेयर को मैनेज करेगी, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम इस्टेब्लिश हो गया, क्लियर। अब 3 नंबर पर आ जाते हैं। 3 नंबर पर ये बोला गया, जो फीचर्स का फीचर नंबर 3 है, उसमें ये बोला गया, इसने ये जो एक्ट है 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है, इसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ताकत दे दी कि वो सुपरवाइज करेगा, यानी कि सुपरवाइज करेगा, निर्देश देगा, डायरेक्ट करेगा ऑल ऑपरेशन, जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, चाहे वो सिविल हो, मिलिट्री हो या फिर रेवेन्यू के हो, ब्रिटिश पोजेशंस के इंडिया में, वो सारे को जो है सुपरवाइज और डायरेक्ट करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो एक्ट है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट था, 2 मायनों में, 2 कारणों से। पहला तो ये था कि कंपनी की जो टेरिटरी है इंडिया में, ठीक है, वो पहली बार उसको बोला गया ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया, ठीक है। एंड जो दूसरा कारण था वो ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन द सुप्रीम कंट्रोल ओवर द कंपनीज अफेयर, यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको पूरी कंट्रोल दे दी गई कंपनी के अफेयर पर और उसके एडमिनिस्ट्रेशन पर जो इंडिया में चल रहा था। अब इस तरह से हम लोगों ने 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है ख़त्म कर लिया। अब आगे एक नया एक्ट आता है जिसको हम लोग बोलेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ठीक है। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में क्या बातें हैं,
सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 था, ये एक्ट था फाइनल स्टेप टुवार्ड्स सेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। ये जो है पूरी तरह से सेंट्रलाइजेशन का जो है फाइनल, यानी कि पूरी तरह से फाइनल स्टेप था टुवार्ड्स सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन की ओर पर आखिरी जो है स्टेप था, ये फाइनल अंतिम स्टेप था। अब इस एक्ट के जो फीचर्स हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहली बात कि इसमें जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और इसके अंतर्गत यानी इसमें जो है सारी की सारी सिविल और मिलिट्री पावर जो है भर दी गई। ठीक है, पहली बार जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में पूरी टेरिटोरियल एरिया का, जितना भी टेरिटोरियल एरिया था, जितनी भी भूमि थी जो ब्रिटिश द्वारा इंडिया में कवर्ड की गई थी, पजेज की गई थी, वो सारी इसके अंतर्गत आ गई। ठीक है, इसकी अथॉरिटी हो गई। अब इस तरह से हम बोल दें आपको कि क्या हुआ कि ये जो लॉर्ड विलियम बेंटिक था, लॉर्ड विलियम बेंटिक ये जो था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। दूसरा जो फीचर था उसमें यह था कि इसने जो है गवर्नर ऑफ मद्रास और बॉम्बे, यानी बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे उनको जो है उनकी जो लेजिस्लेटिव पावर थी उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। कहा भैया आप बैठो, तुमको कोई काम नहीं करना है लेजिस्लेटिव वाला। तो ये सारा जो है लेजिस्लेटिव वाला जो है पावर, ये इनसे जब छीन ली गई तो ये किसके पास आ गई, ये आ गई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास अब पूरी तरह से एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर फॉर इंटायर ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, तो पूरी इंटायर ब्रिटिश इंडिया की जो पावर है वो किसके पास आ गई, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास। इसमें एक और फीचर है 1833 वाला जो एक्ट था, ये चार्टर एक्ट, इसमें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की जितनी भी जो मतलब एक तरह से उसकी जो कमर्शियल फीचर थे, कमर्शियल बॉडी के रूप में काम करती थी, वो पूरी तरह से जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ थी सब खत्म कर दी गई। अब ये पूरी तरह से एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई, बिकेम अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। ठीक है, इट प्रोवाइडेड दैट द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया वर हेल्ड बाई इट। It provided that company's territories in India were held by it in trust for His Majesty, यानी कि कंपनी की जो टेरिटरी है इंडिया में जो उसके द्वारा कंपनी के द्वारा जो हेल्ड की जा रही है वो किसकी ट्रस्ट पर हेल्ड की जा रही है, वो किंग के, यानी कि जो क्वीन हैं ब्रिटेन की उनके, और उनके जो है हायर उनके जो उत्तराधिकारी हैं और जो उनके सक्सेसर्स हैं उनके ट्रस्ट पर। ठीक है, अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, तो इसी एक्ट में यानी कि जो चार्टर एक्ट था 1833 का, इसमें जो है प्रयास किया गया कि ओपन कंपटीशन होगा सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट के लिए। ठीक है, और स्टेटेड किया, मतलब ये बताया कि इंडियन शुड बी डिबार्ड फ्रॉम होल्डिंग एनी प्लेस ऑफिस एंड एम्प्लॉयमेंट अंडर द कंपनी। ठीक है, इन्होंने ये बोला कि इंडियन शुड बी डिबार्ड फ्रॉम होल्डिंग, इंडियन शुड बी डिबार्ड, एक सेकेंड, सॉरी, इंडियन शुड बी डिबार्ड, शुड नॉट बी डिबार्ड फ्रॉम होल्डिंग एनी प्लेस। यहाँ पर देखिए थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। इसलिए जो इसने इंट्रोड्यूस किया था ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स एंड स्टेटेड दैट इंडियंस शुड नॉट बी डिबार्ड फ्रॉम होल्डिंग एनी प्लेस ऑफिस एम्प्लॉयमेंट अंडर द कंपनी। ठीक है, तो इन्होंने मतलब ये याद रखना, ये काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन का जो है प्रयास इंट्रोड्यूस करने का प्रयास किस एक्ट में किया गया था, तो 1833 वाले एक्ट में किया गया था। ठीक है, और इसमें ये भी बोला गया था कि जो है इंडियंस जो हैं उनको जो है डिबार नहीं किया जाएगा कोई भी प्लेस ऑफिस एम्प्लॉयमेंट इस कंपनी के अंतर्गत ग्रहण करने से। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो प्रोविज़न था, मतलब अगर हम देखें तो ये जो प्रोविज़न किया गया था ये ओपन कंपटीशन वाला सिलेक्शन सिविल सर्वेंट का, तो इसको जो है काफ़ी सारा जो है जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे उनके द्वारा बहुत ज़्यादा ओपोजिशन मिल रहा था, मतलब विरोध कर रहे थे, और इसलिए ये जो है निगेट कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने आज काफ़ी सारी चीज़ें देखी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, और आशा करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरह से ये सीरीज़ चालू रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।